बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और डिस्कस द ग्राउंड्स ड्यू टू देम ए कोर्ट कैन डिज़ोल्व द पार्टनरशिप, और वो ग्राउंड्स भी हमने डिस्कस करने हैं जिनकी बिना पे कोर्ट जो है पार्टनरशिप फर्म को डिज़ोल्व करने का ऑर्डर कर सकती है। तो शुरू करते हैं। इसमें से पहले इंट्रोडक्शन। व्हेन द बिजनेस ऑफ ए फर्म कम्स टू एन एंड और स्टॉप, दिस इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि जब भी कोई बिजनेस, किसी भी फर्म का बिजनेस जो है उसका ख़त्म करना हो या उसको रोकना हो, उस प्रोसेस को, तो उसको डिसोल्यूशन कहते हैं, उसको ख़त्म करना कहते हैं। कि जब हम किसी चीज़ के मकसद को पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं तो उस अमल को रोकने को डिसोल्यूशन कहा जाता है। कि हमारी फर्म का जो मकसद था वो पूरा हो गया, उसके बाद हमने उसको बंद करना है या उसको डिज़ोल्व करना है, उसको ख़त्म करना है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑल द रिलेशंस एंड बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट्स नॉट इंक्लूड द डिसोल्यूशन ऑफ the firm. All partners willingly can dissolve the firm by oral commitment or by written agreement. तो इसमें जो भी पार्टनर्स होंगे वो अपने जब तमाम तर राज़ी होंगे कि चलें जी अब हमारा मकसद मुकम्मल हो गया, तकमील पे पहुंच गया, तो इसके बाद वो एग्रीमेंट के ज़रिए, रिटन एग्रीमेंट के ज़रिए या कमिटमेंट के ज़रिए वो अपने बिज़नेस को डिज़ोल्व कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन। डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज द प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है इज द प्रोसीजर बाय विच द लाइफ ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, जिसमें पार्टनरशिप की जो लाइफ है उसको एंड तक पहुंचाया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। बाय विच द लाइफ ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। लाइफ ऑफ पार्टनरशिप comes to an end, जिसको पार्टनरशिप की लाइफ को जो है इख्तिताम तक पहुंचाने को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि ये एक प्रोसीजर है जिसमें बाय विच, जिसके ज़रिए से लाइफ ऑफ पार्टनरशिप को एक इख्तिताम तक लेके जाना है, कम्स टू एन एंड। दिस प्रोसीजर इंक्लूड द सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो ये जो तरीक़ाकार है इसमें सेल ऑफ एसेट्स भी शामिल हैं कि जो उन्होंने चीज़ें ख़रीदी थी उनको फ़रोख्त करना है, उनके पास जो एसेट्स थे उनको भी ख़त्म करना है, रिमूव करना है। और वो तमाम तर जो आगे है क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स हैं उनको क्लोज़ करने का तरीक़ाकार भी डिसोल्यूशन में आता है। अब ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये एक इंट्रोडक्शन था और डेफिनेशन थी। अब इसके बाद ग्राउंड्स। Grounds of dissolution of following are the grounds of dissolution of firm. तो फर्स्ट है dissolution by agreement।
डेजोल्यूशन तो इसके ग्राउंड्स में सबसे पहले है डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. By their mutual consent, all the partners of the firm can dissolve the firm by termination of the contractual relation between them. तो इसमें तमाम तर लोग जो है इस एग्रीमेंट के ज़रिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि इसके ज़रिए जो है वो तमाम तर एग्री होते हैं कि हम जी अब बैठ के इसको पार्टनरशिप फर्म को जो है हम डिज़ोल्व कर रहे हैं. तो वो तमाम तर जितने भी उसमें पार्टनर्स थे उन सब की म्यूचुअल जो है कंसेंट होती है. म्यूचुअल कंसेंट के ज़रिए जो है वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं. एक एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व का तरीक़ाकार बनाते हैं कि इस तरीके से हम इस फर्म को जो है ख़त्म कर रहे हैं. तो ये जो है पहला ग्राउंड है कि डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट के बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट ऑल पार्टनर्स. तो तमाम पार्टनर्स जो हैं वो इस पे एग्री होते हैं कि ठीक है जी हम इसको अब इस जगह पे आके रोक के ख़त्म कर देते हैं अपनी पार्टनरशिप को. इसके बाद दूसरा है कंपल्सरी डेजोल्यूशन. डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट के बाद अब है कंपल्सरी डेजोल्यूशन. कंपल्सरी डेजोल्यूशन में है जिसको हम कहते हैं कि बस एक अब इसके आगे जो है कोई उनके पास रास्ता नहीं बचता तो उसको कंपल्सरी कहते हैं. उसके बाद जो है उनके पास कोई उसको चलाने का कोई मकसद नहीं रह जाता. उस फर्म को, उस पार्टनरशिप फर्म को जो है चलाने का मकसद जब ख़त्म हो जाए तो उसको कंपल्सरी डेजोल्यूशन कहते हैं. व्हेन ए फर्म इज़ कंपल्सरी डिसॉल्व बाय द जजमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस इज कॉल्ड कंपल्सरी डेजोल्यूशन. तो उसमें नीचे कुछ उन्होंने रीजंस बताई हैं, रीजंस जिनकी वजह से कंपल्सरी जो है डेजोल्यूशन ज़रूरी हो जाती है. उसमें फर्स्ट रीज़न है बैंकरप्सी ऑफ ऑल पार्टनर्स. तो सबसे पहले इसमें कंपल्सरी डेजोल्यूशन में सबसे पहले जो रीज़न है वो है बैंकरप्सी ऑफ ऑल पार्टनर्स. व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम बैंकरप्ट. जब तमाम पार्टनर्स जो हैं बैंकरप्ट हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, कोर्ट कंपल्सरी डिसॉल्व द फर्म. तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस फर्म को जो है वो डिसॉल्व कर दे एंड स्टॉप द बिजनेस ऑफ द फर्म. तो ये एक मेन रीज़न है कि जब भी वो पार्टनर्स जो हैं बैंकरप्ट हो जाएं, बैंक से दिवालिया हो जाएं, बैंक का लोन वो पे ना कर सकें और उनकी फर्म जो है वो लॉस में चली जाए, जिससे वो जो पार्टनर्स हैं वो बैंकरप्ट हो जाएं, तो कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती कि उसको डिसॉल्व कर दे. कोर्ट जो है उसको कंपल्सरी डिसॉल्व का ऑर्डर कर सकती है. तो इसके बाद है बैंकरप्सी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन. ये ए, हाँ ये बी, ये भी बैंकरप्सी है. बैंकरप्सी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन. एक्सेप्ट वन तमाम पार्टनर्स जो हैं, एक के अलावा तमाम पार्टनर्स जो हैं बैंकरप्ट हो जाएं, तो इस सूरत में भी ये भी जो रीज़न जो है कंपल्सरी डेजोल्यूशन का बायस बनती है कि व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम बैंकरप्ट एक्सेप्ट वन द कोर्ट कंपल्सरी डिसॉल्व द फर्म एंड स्टॉप द बिजनेस. तो इसमें भी जो है अगर एक जो है बंदा वो बच जाए और उस बाकी जो पार्टनर्स हैं वो बैंकरप्ट हो जाएं, तो इस सूरत में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसको जो है डिज़ोल्व किया जाए, इस पार्टनरशिप फर्म को जो है डिज़ोल्व किया जाए कि एक बंदा जो है
उसके वो बैंकरप्ट नहीं हुआ, लेकिन बाकी जितने भी उसके साथ के पार्टनर्स थे वो तमाम के तमाम बैंकरप्ट हो गए हैं। तो इसके बाद नंबर सी पे है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट तीसरी रीज़न है ये, सी पे है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। When business of the firm in itself becomes an unlawful act, जब उस फर्म का जो बिजनेस है उसको जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो अनलॉफुल कर दें कि नहीं जी अब ये एक हमने इसको जो है ना कानून के ज़रिए जो है ना हमने इसको ख़त्म कर दिया, अब ये बिज़नेस जो है पाकिस्तान में नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में भी वो जो है कोर्ट जो है उसको कंपलसरी तौर पे डिसॉल्व कर सकती है कि जब उसका ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट जो था, मतलब ऐसे समझ लें कि हमारा इंडिया के साथ कोई ट्रेड था तो वो किसी दौर में तो वो चलता रहा, लेकिन जो ही कुछ जंग के हालात पैदा हुए और गवर्नमेंट्स ने रोक दी सारी ट्रेड्स वगैरह, तो आपका भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस सूरत हाल में अनलॉफुल हो जाएगा कि जब हम उनको कोई सप्लाई नहीं दे सकते, उनको कुछ कर नहीं सकते, तो इस सूरत हाल में हमारी जो फर्म है वो प्रोड्यूस तो करती रहेगी लेकिन उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी। तो इस सूरत हाल में वो जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो सकता है। इसकी एक और भी मिसाल है कि किसी दौर में कनेबस जो है जिसको हम भंग कहते हैं, वो उसको कभी उसमें 9C में इसमें लेके आते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स में लेके आते हैं, किसी दौर में जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो अगर कोई बंदा जो है इस बिज़नेस से इस बिज़नेस को चला रहा था और किसी दौर में गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी ये जो भंग है इसको हम गवर्नमेंट जो है इसको अलाउ नहीं कर रही, तो वो बिज़नेस जो है उस जगह पे ख़त्म हो जाएगा, अनलॉफुल उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी तो वो एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। When the business of the firm itself becomes an unlawful act, in this case court compulsory dissolve the firm and stop the business of the firm. तो इसके बाद है नंबर 3 ग्राउंड्स। ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बाद नंबर 3 पे है कंटीजेंट डिसोल्यूशन। कंटीजेंट कंटीजेंट डिसोल्यूशन इसका तीसरा ग्राउंड है। इस सूरत हाल में भी एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। कंटीजेंट डिसोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबल अकरेंस ऑफ ए फ्यूचर हैपनिंग, द हैपनिंग ऑफ विच इज नॉट गारंटीड दैट इट मे हैपन और नॉट। तो कंटीजेंट का मतलब है जब एक एक्ट डिसाइड हुआ था कि ये एक्ट जो है इस हद तक जो है इस साल तक या इस अरसे तक जो है हमने कंपनी को चलाना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको ख़त्म कर देना है। तो जो भी उसके अंदर कंडीशंस रखी हैं वो कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद जो भी बिज़नेस होगा उसको उन्होंने रोकना ही है। तो उसको हम कंटीजेंट डिसोल्यूशन का नाम देते हैं कि जब एक टाइम पीरियड उसमें फ़िक्स किया गया और एक अरसा फ़िक्स किया गया है कि इस पीरियड तक जो है हमने ये चीज़ें तैयार करनी है, और जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था अगर वो कंपनी भी ख़त्म हो गई तो उसके साथ हमें भी अपना बिज़नेस को ख़त्म करना पड़ेगा। इसको हम कंटीजेंट डिसोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें पहला फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑफ कंटीजेंट डिसोल्यूशन। तो उसमें पहला ग्राउंड है कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड।
period. Completion of time period, if firm completes its time period as prescribed in contract. जो contract में आपका time period fix था, टाइम पीरियड फिक्स था, वो अगर वो ख़त्म मुकम्मल हो गया तो इस सूरत हाल में भी आपका जो कंट्रैक्ट है वो आपकी जो लॉ फर्म पार्टनरशिप फर्म थी वो डिज़ोल्व हो जाएगी। कि जब एक टाइम फिक्स किया था पार्टनर्स ने मिल के कि हमने इस बिज़नेस को 5 साल तक चलाना है और 5 साल कंप्लीट हुए और जिस कंपनी के साथ आगे मुआहदा था उसने भी 5 साल काम करना था। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे सी पैक के साथ आपने कोई ठेका ले लिया हो तो सी पैक ने जब तक मुकम्मल होना है आपने उस टाइम तक उनको जो है मटेरियल प्रोवाइड करते रहना है, वो ईंटें हों, ब्रिक्स और चीज़ें हों, जो भी उस रोड से मुतल्लिक चीज़ें आप तैयार करके दे रहे हैं। जब वो मुआहदा उनका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको भी इस सूरत हाल में अपनी फर्म को ख़त्म करना पड़ेगा कि जब उनके साथ जो मुआहदा था उस मुआहदा कंप्लीट हो गया तो आप। इसके बाद है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। कंटीजेंट रेजोल्यूशन में दूसरे नंबर पर है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। कंप्लीशन ऑफ वो था टाइम पीरियड। इसमें है कि आपका जो बिजनेस था, ए फर्म कंप्लीट इट्स बिजनेस एज प्रिस्क्राइब एंड कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट में जो बिजनेस आपने तय किया था कि हमने जी ये बिजनेस शुरू करना है और वो बिजनेस को आपने मुकम्मल कर लिया, उस काम को आपने मुकम्मल कर लिया, तो इस सूरत हाल में भी आपकी जो लॉ फर्म है, आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिज़ोल्व होगी। जब उसका मकसद कंप्लीट हो गया तो इस सूरत में हाल में भी कंपनी जो है, लॉ फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो इख्तिताम हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है डेथ ऑफ इधर पार्टनर। नंबर 3 पे है डेथ। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो कि अगर पार्टनर्स की में से किसी की भी डेथ हो गई तो हम लॉ फर्म को डिज़ोल्व कर देंगे, इस पार्टनरशिप फर्म को जो है हम डिज़ोल्व कर देंगे। तो इफ़ इधर ऑफ द पार्टनर डाइज, अगर उस पार्टनर्स में से एक बंदा जो है इस दुनिया से चला जाता है, इस तरह के केसेस में जब उन्होंने एग्रीमेंट में भी ये चीज़ मेंशन की हो कि किसी भी पार्टनर की डेथ की सूरत में हम इस बिज़नेस को ख़त्म कर देंगे, या वैसे 2 लोगों की पार्टनरशिप होगी और उसमें से एक बंदा चला जाए, तो इस सूरत हाल में भी रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जो है वो रेजोल्यूशन हो जाएगी। नंबर डी है इसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ इधर पार्टनर। अगर कोई रिज़ाइन कर जाता है, नंबर 4 पे है रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर। इफ either of the partner resign, in this case the firm will be dissolved। तो रिज़ाइन होने, पार्टनर्स के रिज़ाइन होने की सूरत में भी जो है कंटीजेंट रेजोल्यूशन का ही फार्मूला उसमें इस्तेमाल होगा कि जब पार्टनर्स में से एक पार्टनर चला जाए तो एग्रीमेंट में भी यही देखा जाएगा कि उसके जाने के बाद, रेजिग्नेशन के बाद हम इसको चला सकते हैं नहीं चला सकते। अगर वो कंटीजेंट में उन्होंने लिखा होगा कि जी रेजिग्नेशन की सूरत में हमने डिज़ोल्व करना है, तो इस सूरत हाल में भी हमें वो जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, डिज़ोल्व करनी पड़ेगी। ई पे है बैंक्रप्सी ऑफ ईदर पार्टनर्स। Bankruptcy, if either of the partners becomes bankrupt, in this case the firm
विल बी डिजॉल्व। तो इसमें कंटीजेंट डेसोल्यूशन में नंबर 5 पे जो है ई बैंकरप्सी ऑफ ईदर पार्टनर, नंबर 5 बैंकरप्सी ऑफ ईदर पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर में से एक इफ ईदर ऑफ द पार्टनर्स रिजाइन, अच्छा, इफ ईदर ऑफ द पार्टनर बिकम्स बैंकरप्ट, अगर वो दिवालिया हो जाता है कोई भी शख्स जो पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो इस सूरत हाल में भी जो है डिसॉल्व हो जाएगी। ये कंटीजेंट, ये मोड है कंटीजेंट डेसोल्यूशन का। इस सूरत हाल में भी बैंकरप्ट जो है पार्टनर्स के बैंकरप्ट होने की सूरत में डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद रेजोल्यूशन बाय कोर्ट, इसका चौथा मोड जो है वो है रेजोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट जो है किस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म को जो है डिसॉल्व करने का इख्तियार रखती है, वो उसके पास कितने मोड्स हैं, किस तरीका कार के साथ जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म को जो है वो पार्टनरशिप फर्म को जो है वो डिसॉल्व कर सकती है। कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं? तो कोर्ट ऑफ लॉ कैन डिसॉल्व और द फर्म ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा पढ़ेंगे।